चलो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो जितना याद हो, जितना नहीं याद हो उस हिसाब से बताना, फिर मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस कॉन्सेप्ट का है क्या है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड कौन सा है, तो बताओ। क्लोथ्स तो ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल कौन सा होता है? जो लंबे समय तक चले। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो फटाफट खत्म, जल्दी से फिनिश हो जाते हैं। तो जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड की लाइफ कितनी होती है? 1 या 2 दिन, 3 दिन। मिल्क है, मिल्क की लाइफ कितनी होती है? 1 या 2 दिन, 3 दिन। तो इनको हम नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जिसको फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो मिल्क और ब्रेड जो है ये आपके कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। क्लोथ्स जो है वो क्या है? वो ड्यूरेबल गुड है एक तरह से, या सेमी ड्यूरेबल भी कह सकते हो। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन जो आप करते हो पूरे साल, बताओ। हाँ, अब ये कौन से टॉपिक का है? डिटर्मिनेशन में सिंपल डेफिनेशन है बेसिकली। एग्रीगेट कंजम्पशन आप इसको कह सकते हो कि जो भी गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन हो रही है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी की। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स इन ए बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो जो होता है डी, सर्कुलर फ्लो किसको बोलते हैं? जिसमें हाउस होल्ड्स जो हैं वो फर्म्स को क्या देती हैं? सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फिर फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं बदले में? फैक्टर पेमेंट्स। फिर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाकर हाउस होल्ड्स को बेचते हैं और उसके बदले में हाउस होल्ड्स क्या देते हैं फर्म्स को? मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे देते हैं। अब देखो, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। वो कह रहा है गुड्स के फ्लो या मतलब सर्विसेज के फ्लो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फ्लो को अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स क्या कहते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बोला है यानी 3, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो बोला यानी 1। तो 1 और 3 आपको अगर याद हो कॉन्सेप्ट में सिखाया था, ये कौन से फ्लो होते हैं? 1 और 3 रियल फ्लो। 2 और 4 जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है? मनी फ्लो। ठीक है, तो याद रखना है, रियल फ्लो का मतलब होता है जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं और जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, उस फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। सॉरी। उसके बाद फोर्थ है, एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर बताना है आपको कि क्या होगा। बार्टर इकोनॉमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे ही लिखा था। बार्टर इकोनॉमी का तो मतलब है कि एक दूसरे को दे रहे हैं ये गुड्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट याद है वैसे कौन सा कॉन्सेप्ट है? कीन्स थियरी का, जिसमें कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है या सेविंग जो है वो 0 होती है, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है बताओ? बी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है और इनकम कौन से डिग्री वाली लाइन होती है? 45 डिग्री वाली लाइन होती है। तो कह रहा है कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे बनाकर दिखाऊं तो ये इनकम कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व है। तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है कंजम्पशन इनकम वाली लाइन को, तो उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। तो ये मतलब ये आंसर सही है। ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं।
उसके बाद नंबर 5, इफ़ द वैल्यू ऑफ APC इज़ 0.8 एंड नेशनल इनकम इज़ 4000, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी, तो ये निकालो, फटाफट निकालो, क्या है फॉर्मूला? ठीक है, 1 माइनस APC कर देंगे तो APS आता है, तो APS आ गया 0.2 और APS का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, तो APS आपका 0.2 है, सेविंग निकालना है और इनकम आपका 4000 है, तो कितना आएगा सेविंग? 800 करोड़, राइट, तो ये आ जाएगा 800 करोड़, ठीक है, समझ गए जी। तो ये APS का एप्लीकेशन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद 6th है, इफ़ MPC इज़ ग्रेटर देन MPS द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, अगर MPC MPS से बड़ा होगा तो वो पूछ रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें याद है आपको स्टोरी, BACD, C, एक जना D बोल दो और एक A बोल दो। चलो अब चेक करते हैं। अब आप देखो जी, MPC और MPS जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं ये वाला, मतलब इस तरह का। देखो MPC जो है और MPS, इन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है ना। तो अब हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं जिसमें MPC मान लो 0.6 ले लेते हैं और MPS क्या ले लेते हैं? 0.4 ले लेते हैं, लेट से, क्योंकि उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि MPC इज़ ग्रेटर देन MPS। पहले ये हो गया ओके, पहले इतना ओके। अब आपको K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। K का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख लेता हूँ, 1/MPS, ठीक है, सबसे छोटा फॉर्मूला, इजी वाला, 1/MPS। अब हमने MPS कितना मान रखा है? 0.4, तो आप एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा? 2.5, ठीक है। अब देखो, आपको एक और चीज़ इसमें याद रखनी है और वो याद दिलवा देता हूँ कि K का और MPS का जो रिलेशन होता है, K का और MPS का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इन्वर्स होता है। यानी कि अगर मैं MPS की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। अब MPS अगर मैं 0.5 कर देता, ऐसे कर रहा हूँ बस, MPS 0.5 कर देता, लेट से एज्यूम कर रहा हूँ, तो K कितना आ जाता? 2 आ जाता, है ना। लेकिन MPS 0.5 भी वैसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर MPS 0.5 होगा तो फिर तो MPC भी कितना होगा? 0.5, जबकि उसने बोल रखा है कि MPC इज़ ग्रेटर देन MPS। तो अब आप ये देखो कि MPS जो है वो 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, तो वो मैक्सिमम पता है कितना हो सकता है? 0.49 हो सकता है मैक्स। MPS की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है इस कंडीशन में? 0.49, क्योंकि तब MPC 0.51 होगा। समझ आ गया? इस कंडीशन में MPS की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0.49। अब आप 0.49 पुट करके अगर K की वैल्यू निकालते हो तो क्या आंसर आएगा? निकाल लो, 2.01 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या कंक्लूजन बना कि आपका आंसर A होगा, मतलब ग्रेटर देन 8, या B होगा ग्रेटर देन 5, या C होगा ग्रेटर देन 1, या D होगा ग्रेटर देन 2। बताओ क्या आंसर होगा फाइनल? बताओ। D। तो जो फाइनल आंसर होगा ना, और जो सही आंसर भी है वो है D। तो K की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। अब बच्चा कहेगा सर वो तो फिर 1 से भी बड़ा ही हो गया ना, फिर तो C भी हो गया।
लेकिन क्या पता 1.5 भी कंसिडर हो रहा हो, तो 1.5 नहीं हो सकती के की वैल्यू। तो के की वैल्यू इस कंडीशन में 2 से बड़ी ही आएगी, चाहे आप निकाल के देख लेना, 2 से छोटी नहीं आएगी, 2 से बड़ी आएगी, कुछ भी आ सकती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। तो वो इसको किसी भी तरह से दे सकता है, उल्टा करके भी दे सकता है, या कुछ और कंडीशन लगा के दे सकता है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंडीशन के साथ आपसे के की वैल्यू निकलवा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो जैसे उसने यहाँ कंडीशन दी MPC इज़ ग्रेटर देन MPS, वो कुछ और भी दे सकता है, वो कुछ ऐसा भी दे सकता है कि MPC मान लो इज़ कुछ और दे देगा, मान लो लेस देन MPS, तो भी दे सकता है। तो आप अपने मन में कोई भी फिगर एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, तो दोबारा से सुन लो ताकि गंदा हट जाए। तो MPC जो है वो बड़ा है और MPS छोटा है, तो MPS लेट कर लो 0.51 और MPS लेट हो गया 0.49, है ना। अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, 0.49 मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो आप ना मैक्सिमम वैल्यू लेट कर लिया करो। तो जब आप के की फॉर्मूले में ये पुट करोगे तो आप इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है के, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो 1/0.49, तो ये आ रहा है 2.04। तो बस इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लेना, तो एक ही बार में आपको सही पता लग जाएगा, ठीक है रौनक बाबू। चलो उसके बाद 7th, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1। क्या APC 1 से बड़ा हो सकता है? बताओ यस के नो। हो सकता है। और कब हो सकता है, मुझे रीज़न भी बताओ कब हो सकता है। जब नहीं, APC की वैल्यू 1 से बड़ी होती है इस वाले एरिया में, यानी कि जब C की वैल्यू Y से बड़ी होती है। तो ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है रोहित बाबू। तो APC की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, कब हो सकती है, जब C की वैल्यू Y से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स विद रीज़न पूछने, मतलब बताने आपको, ऐसे नहीं तुक्का। तो ए में लिखा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स चेंज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद प्रोड्यूसर्स। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है वैसे, एक बार दोबारा बताओ। चेंज इन स्टॉक, फॉर्मूला तो रटा हुआ है, लेकिन पूरी अंग्रेजी कह रहा है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो चेंज इन स्टॉक, किस चीज़ का चेंज इन स्टॉक, कंज्यूमर गुड्स का चेंज इन स्टॉक विद प्रोड्यूसर्स। तो इसको थोड़ा हिंदी में इमेजिन कर लो। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया एक दुकानदार, शॉपकीपर। कंज्यूमर गुड का मतलब हो गया जैसे पार्ले जी बिस्किट। तो अब आप ये सोचो कि किसी दुकानदार के पास बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक चेंज हो रहा है, बढ़ घट रहा है, तो इसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहोगे? नहीं तो क्या कहोगे? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या होती है बताओ। व्हाट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब याद हो तो बताओ। वो तो फॉर्मूला रट रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। चलो वही लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो उसको ही तो क्या बोलते हैं, एक तरह से चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का यही मतलब होता है कि आपके स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है। हाँ, आपके स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मेरी पहले बात सुन लेना, बीच में पीपड़ी नहीं बजाना, ठीक है। फिर पता चला कुछ मिस हो जाए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे मन की भावनाएं निकलने से पहले दब जाएं। तो चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है उसके पास सामान कितना चेंज हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है सही दे रखी है कि किसी भी प्रोड्यूसर के पास जो भी मतलब कंज्यूमर गुड होते हैं, भाई प्रोड्यूसर क्या बेचेगा। अच्छा आप दुकानदार बन के सोचो, आप क्या बेचोगे? आप मशीनें बेचोगे,
मतलब वो भी बेच सकते हो, लेकिन आप कंज्यूमर गुड्स बेचते हो, तो आपके पास जो कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक चेंज हो रहा है उसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। तो ये मतलब ट्रू बात है, और ये डेफिनेशन भी है। अगर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं पता था तो ये लाइन रट लेना। अच्छा, बी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मिंग 45 डिग्री एंगल। बताओ जी, एएस का कर्व ओरिजिन से शुरू होता है और 45 डिग्री एंगल बनाता है क्या? ट्रू, सही है। वो तो सेविंग होता है। एएस का कर्व तो आपको कितने डायग्रामों में बनवाया है कि ऐसे लिख लो, इसी को वाई भी बोलते हैं ना। तो एएस का कर्व जो होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है और 45 डिग्री लाइन होता है। जो नीचे से शुरू होने वाला होता है वो सेविंग कर्व होता है। वो तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और कंजम्पशन का कर्व कैसा होता है? ऊपर से शुरू होता है। ठीक है। अक्षत भाई कह रहे हैं कि सर अगर किसी दूसरी फर्म को मशीन बेचा एक फर्म ने तो वो प्रोड्यूसर गुड होगा ना? नहीं अक्षत भाई, अगर पार्ले जी की जगह मैं लिख देता मशीन भी बेची तो खैर ये प्रोड्यूसर के नज़रिए से तो यही माना जाएगा ना कि भाई ये तो किसी कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए बेच रहा है। अब वो अलग की बात है कि भाई सामने वाला व्यक्ति उसको कंज्यूम ना करके उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर ले, तो उससे परिभाषा नहीं बदलेगी। तो दुकानदार तो क्या सोच के माल बेचता है कि भाई ये ग्राहक है ना। तो दुकानदार के लिए तो ये क्या है? ग्राहकी गुड। वो तो ग्राहक को बेच रहा है सामान। अब ग्राहक चाहे उसको खाए या ग्राहक उसको आगे बेच दे, वो ग्राहक की मर्जी। चलो सी, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी इफ इनकम इज ज़ीरो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल ऑल्सो बी ज़ीरो। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है मान लो, तो फिर तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज़ीरो होगी। क्यों? कंज्यूम तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है कुछ ना कुछ तो एपीसी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है वसित भाई, तो जो खरीद रहा है उसके लिए भले ही वो रॉ मटेरियल हो, प्रोड्यूसर गुड हो, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही होगा। समझ गए? तो ये बेचने वाले व्यक्ति के नज़रिए से दे रखा था ए पॉइंट में। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है, क्लियर हो गया ट्रू फॉल्स का रीज़न? ठीक है जी वसित भाई, अक्षत भाई, तो जो बेच रहा है प्रोड्यूसर उसके लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही है। अब वो कुछ भी बेचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए पॉइंट को लेकर बच्चे चिंतित लग रहे थे। चलो 9th, विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, अब इसमें भी रीज़न पूछूंगा आपसे, आर फाइनल गुड एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड, गिव रीज़न। तो आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड बताना है कि कौन सा है, और रीज़न के साथ बताना है। तो रीज़न भी बताना है, क्योंकि ये मिल्क एक बार में यूज़ हो जाएगा। मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, और एक बार में यूज़ भी हो जाएगा। नहीं, तो सही रीज़न लिखने हैं एग्ज़ाम में। एक बार में यूज़ हो जाए तो 2 बार में यूज़ हो, ये कुछ नहीं है। आपको लिखना है कि क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, पहली बात ये कीवर्ड लिखना है ना। और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मिल्क क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और ये टी स्टॉल वाला चाय बनाकर मतलब एक फाइनल गुड बनाकर बेच देगा। तो आपको रॉ मटेरियल वर्ड कीवर्ड यूज़ करना है, ये नहीं कि एक बार में यूज़ हो जाएगा। भाई दूध उसने 2 बार में यूज़ कर लिया तो तुम्हें क्या पता, लेकिन है ये रॉ मटेरियल, ये बताना है। ठीक है, बस परचेज्ड बाय स्कूल, आपकी स्कूल ने बस खरीदी, तो ये कौन सा है? फाइनल गुड। और फाइनल भी क्यों है, या कौन सा वाला फाइनल है? तो आपको ये बोलना है ये कैपिटल गुड है,
क्योंकि ये कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है और वो इसलिए खरीद रहा है एज इन्वेस्टमेंट। वो बस स्कूल वाला बस क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ करेगा। तो आपको बताना है ये कैपिटल गुड है, ठीक है। सी, जूस परचेज्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कैंटीन। आज तुमने जूस खरीदा था स्कूल में, और रीज़न? क्योंकि ये कंज्यूमर गुड है, और वो भी नॉन ड्यूरेबल वाला। क्योंकि कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए कुछ भी खरीदे तो फिर वो एक तरह से अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, फाइनल गुड है, ठीक है। उसके बाद 10th है, हाउ वुड यू फाइंड आउट, आप कैसे पता लगाओगे वेदर ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और ऑन फाइनल गुड्स। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का है। कह रहा है कि आप किसी भी खर्चे के बारे में कैसे पता लगाओगे कि ये इंटरमीडिएट गुड है या ये फाइनल गुड है। तो चलो इसके मैं आपको आंसर लिखने के लिए देता हूँ 6 मिनट, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखो। अब देखो, अब 1 नंबर वाले ख़त्म हो गए, इसके बाद सारे रिटर्न प्रैक्टिस वाले आएंगे। तो मैं आपको टाइम देता रहूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए, ताकि आप कुछ तो लिखो, पता तो चले कि 3 नंबर में क्या लिख रहे हो। 3 नंबर में एग्ज़ाम में कितने वर्ड्स लिखने हैं बताओ? मतलब 40 to 60 कोशिश करना, ठीक है। चलो तो लिखो, पहले कुछ भी लिखो फिर पूछते हैं। तो देखो आपके आंसर मैंने सुन लिया। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि वही जो आपने बताया, मेन तो डिफरेंस ही लिखना है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में ये कि अगर कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है, 2 कीवर्ड्स डालने हैं आपको, या तो एज ए रॉ मटेरियल ताकि वो इसको ट्रांसफॉर्म कर सके, या फिर वो उसको परचेज करता है फॉर रीसेल पर्पस, तो वो तो फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। और फाइनल में आपको लिखना है कि अगर कोई कंज्यूमर अपने मतलब घर के या मतलब अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए खरीदे, या अगर कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जैसे मशीन वगैरह, तो फिर वो फाइनल गुड या फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। फिर आपको दोनों के एग्जाम्पल्स एक एक देने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बस फिर 3 नंबर आपका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए मेनली क्या करना है। तो एग्जाम्पल ज़रूर कोट करना, और रॉ मटेरियल कीवर्ड है, रीसेल वर्ड कीवर्ड है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये वर्ड्स आने चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी लिख सकते हो, लेकिन वो कोई अच्छे पॉइंट नहीं है ना। तो वो मतलब इमरजेंसी हो तो लिखो, नहीं इमरजेंसी नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। ऐसी एक और पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में नहीं आते, फाइनल गुड नेशनल इनकम में आते हैं। तो वो भी मतलब पॉइंट यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वो ये पूछ रहा है कि कौन सा खर्चा क्या है, कैसे पता चलेगा। तो हमको सिर्फ खर्चे की बात बतानी है कि ये खर्चा ये है, ये खर्चा ये है, ऐसे पता चलेगा, और ये एग्जाम्पल है। चलो ठीक है। 11th में लिखा है जी, शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक है। तो रीज़न आप बताकर मुझे ओरली फिर बताना। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय फर्म, फाइनल है, ठीक है। और रीज़न? क्योंकि ये इसको रीसेल नहीं करेगा, और ये इसके लिए क्या है फिर? इन्वेस्टमेंट है, राइट। यानी कि ये इसके लिए कैपिटल गुड है, ठीक है। तो यही रीज़न लिखना है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म, और रीज़न? क्योंकि ये नेशनल इनकम में भी वो ऐड नहीं होगा। नहीं, वो कोई रीज़न थोड़ी ना है, वो तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई भाई। वो तो सारे इंटरमीडिएट नेशनल इनकम में नहीं होंगे, लेकिन इसको आपने इंटरमीडिएट क्यों कहा, ये है ना रीज़न, बताओ। क्योंकि ये एक तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसकी जो इसको लॉन्ग टर्म फायदा देगा, और ये एक टाइम में मतलब ये मेंटेनेंस में एक टाइम में यूज़ हो चुका है। तो इस बात को थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिखना है। नहीं, नॉन ड्यूरेबल का कोई लिंक नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर है, ये तो खर्चा है भाई। जैसे हम अपने अभी जैसे अब देखो यहाँ हमने मेंटेनेंस कराई,
देख रहे हो ना आप, नया नया लग रहा होगा चेतन बाबू, है ना। तो अब ये हमारे लिए है ना नया लग रहा होगा, मेंटेनेंस करा ली थोड़ी सी। तो अब ये मेंटेनेंस जो खर्चा करा हमने, ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड है, ये कोई फाइनल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है हमारे लिए। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। लेकिन रीज़न क्या लिखना है, सेंटेंस क्या है अंग्रेजी, ये भी रॉ मटेरियल पे जो खर्च हुआ है। नहीं ये रॉ मटेरियल नहीं है, या फ्यूचर में मतलब लॉन्ग टर्म मतलब नहीं लॉन्ग टर्म तो बोल दिया तो फिर तो वो फाइनल की एक्सपेंडिचर हो जाएगी। बताओ रीज़न बताओ, देखो आपके नंबर यहीं तो फिर 99 आएंगे। अब आंसर तो सही है इंटरमीडिएट, लेकिन रीज़न की इंग्लिश क्या होगी, एक सेंटेंस इंग्लिश का बता दो बस मुझे कि आप क्या एग्ज़ाम में क्या लिखने वाले हो। रिकरिंग नेचर का है, लेकिन ये परफेक्ट रीज़न नहीं है ना, फिर तो वो कैपिटल का रीज़न बना था। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम और पैसे कमा सकते हैं, वो कैपिटल होते हैं। तो आप लिख लो, चलो मैं लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लो कि दिस एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है, दिस एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन टू, नीचे लिख रहा हूँ, टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बस प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद कर रहा है ये खर्चा। तो जितने भी खर्चे, कभी भी आपको किसी एक्सपेंस के बारे में लिखनी हो ना अंग्रेजी, तो आप यही रीज़न चिपका सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल आता है इसी तरह कि स्कूल्स ने चौक खरीदी, स्कूल ने क्या खरीदे, चौक एंड डस्टर खरीदे। तो स्कूल अगर चौक और डस्टर खरीदता है तो वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर है, इंटरमीडिएट। तो उसमें भी आपको यही लाइन लिखनी है कि वो क्यों इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैसिलिटेट करता है ना। तो बस किसी भी खर्चे के बारे में आपको लिखनी हो तो ये लाइन चिपका सकते हो कि इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इट विच फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, बस ठीक है ना। बाकी वो वाला नहीं लिखना रीज़न कि एक बच्चा कह रहा है कि सर ये PNL में लिखते हैं, ठीक है चेतन बाबू, तो ये वाला एग्जाम में नहीं लिखना PNL वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट असर्ट्स दैट Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is related to asset creation. How do you evaluate this statement? चलो तो इस पे सोचो, आपको 3 मिनट देता हूँ सोचने के, फिर आपसे पूछूंगा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो एसेट क्रिएशन से रिलेटेड है। कह रहा है इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करें। तो पहले आप कुछ करो फिर मैं पूछता हूँ। चलो तो देखो, देश के इस क्वेश्चन में आपने सब इधर उधर की बातें तो करी। देखो क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट कह रही है कि मनरेगा से एसेट क्रिएशन होगा, है ना, रिलेट कर रही है वो एसेट क्रिएशन से। तो इसमें यही पॉइंट पहले आपको समझना है कि एसेट क्रिएशन मतलब भाई देश के लिए एसेट क्या। अगर सिंपल भाषा में बात करें कि जैसे जो रोड्स बन रहे हैं, है ना, देश में ब्रिजेस हो गए या और भी बहुत सारे, कुछ भी समझ लो एटसेट्रा, देश के अंदर मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, एसेट बोल सकते हैं, है ना। वो हमारे देश के लिए या हमारी इकनॉमी के लिए क्या है, एसेट है। तो अब मनरेगा स्कीम वैसे पता है आपको क्या है, मनरेगा एक्ट, इसमें क्या सरकार गारंटी देती है, 100 दिन, हाँ, कि आपको कम से कम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट तो सरकार की तरफ से निश्चित है, गारंटी मिलेगा। तो उतने पैसे आपको मतलब दिए जाएंगे, ठीक है। ये मनरेगा एक्ट होता है, तो ये पता होना चाहिए। अब आप इसमें वो जो कहानियाँ मुझे सुना रहे थे वही लिंक करके लिखनी है कि भाई इस एक्ट से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई लोग काम करेंगे, आप भी काम करोगे। तो
तो अब आपके दिमाग में लगता है भाई काम करने का मतलब है हम तो सूट टाई लगा के ऑफिस जाएंगे लैपटॉप लेके, लेकिन मनरेगा के अंदर काम करने का मतलब है कि जो मजदूर हैं, है ना, उनको भी तो काम करने का मौका देती है ना सरकार, या जो लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेबरर्स भी काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ रोड्स और बनेंगी, ब्रिजेस और बनेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के जो एसेट्स हैं वो क्या होंगे, क्रिएट होंगे। समझ आ रहा है आपको लिंक? तो ये आपको कहानी ये घुमानी है बेसिकली। तो मनरेगा क्या है, 100 दिन का मिनिमम गारंटी देती है सरकार कि आपको काम दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आप कह रहे थे ना कि सर उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, तो वही लिखना है। और प्रोडक्शन से क्या होगा, एसेट क्रिएशन होगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, एसेट क्रिएशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, एसेट क्रिएशन। तो ये मतलब आपको इसमें कवर करना है, ठीक है? समझ आ गया? कहानी क्या पेलनी है एग्जाम में। चलो इसके बाद नंबर 13, डिफाइन द फॉलोइंग। तो एक एक लाइन सुना देना ओरली। नंबर 1, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन वेरी गुड, तो लिख लो जिन्हें नहीं पता। देखो वैल्यू एडिशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, वो फॉर्मूला है ना बहुत ही सिंपल सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई वैल्यू एडेड मेथड का तो नाम ही यही था। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन होना, है ना, या शॉर्ट में प्रोडक्शन होना। दूसरा, जीडीपी डिफाइन करो। नोट्स में भी लिखा हुआ है, वैसे भी बताया है, तो बेसिक डेफिनेशन है, लर्न होनी चाहिए। क्या है, इंग्लिश में बताओ। देश के अंदर कमाई तो स्मगलिंग करके भी हो रही है। हाँ, इस नहीं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो आप कह रहे हो, वो सोच रहे हो, वैसे सही है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि हमारी टेरिटरी में जितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मनी वैल्यू, ठीक है। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। बस एक लाइन की डेफिनेशन एग्जैक्ट। उसके बाद फ्लो वेरिएबल्स के बारे में, हाँ, दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, जिनको आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेजर करते हो, मतलब जिनका एक टाइम डायमेंशन होता है। तो इसका एक एग्जांपल भी दे दो, एक दो। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? और अच्छा एग्जांपल दो ना। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? नेशनल इनकम। तो वही एग्जांपल है। नेशनल इनकम क्या होता है? फ्लो। ये स्टॉक वेरिएबल नहीं है। नेशनल इनकम क्या होता है? फ्लो वेरिएबल, क्योंकि आप इसको 1 ईयर के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ भी बता दो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन दे दो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, मिक्स्ड इनकम नहीं था। हाँ, ये इसका ट्यूशन का नाम है। इसको घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ, तो लिख लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये जो टर्म है, ये इसका ट्यूशन का नाम है।
इसको घर में मम्मी प्यार से ऑपरेटिंग सरप्लस बुलाती हैं, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैंने आपको हिंट देने के लिए बताया है। अब डेफिनेशन बताओ, या मतलब मुद्दे की बात बताओ, क्या लिखोगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो इसको ढंग से लिखना एग्ज़ाम में, बोला सही। जो प्रॉपर्टी से हमें इनकम मिलती है वो होती है रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हमें इनकम मिलती है वो होता है प्रॉफिट। तो बेसिकली इट इज़ द सम टोटल ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो ये याद रखना है, ठीक है? तो चाहे लिख लो छोटा सा। तो प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है वो होती है रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम मिलती है वो होता है प्रॉफिट। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया ये पूरा चारों का सम, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। चलो ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 14th, इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग्स इज ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का। एक्सप्लेन ऑल द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। प्लान्ड स्पेंडिंग का मतलब बता दो बस, ये क्या है? वेरी गुड, एग्रीगेट डिमांड। तो कई बच्चे इसी को नहीं पहचान पाते। तो इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई। वेरी गुड। तो कह रहा है इकोनॉमी में अगर एडी एएस से बड़ा है तो कह रहा है बताओ क्या चेंजेस होंगे। तो प्राइस वाला नाटक नहीं है इसमें। और क्यों बढ़ाएंगे? हाँ, क्योंकि डिमांड अभी ज़्यादा है। तो इसमें मैं वैसे बताता हूँ शॉर्ट में, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, आप भी चाहे बना लो अगर तेज़ी से बनाना है मेरे साथ। एएस, एडी, और एक ऐसा लेवल दिखाना है, वाई लेवल दिखा दो, जहाँ पर एडी ज़्यादा है और एएस कम है। तो आपको अगर याद हो तो हमने इसमें पढ़ा था कि प्रोड्यूसर क्या करता है, वो वाई लेवल से प्रोडक्शन बढ़ा लेता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है? इक्विलिब्रियम पर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एडी जो है वो एएस से बड़ा होगा तो क्या चेंजेस होंगे आउटपुट में, है ना? तो आप लिखोगे कि भाई, मतलब डायग्राम बना दोगे, फिर यही लिखोगे कि फिर प्रोड्यूसर जो है वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगा या प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, है ना? तो वो स्टोरी चेप लेना जो नोट्स में लिखवाई थी, वो वाला पॉइंट, एडी इज ग्रेटर देन एएस, है ना? तो उससे क्या होता है पूरा लिखना, वैसे मैं ओरली सुना रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है दैट फॉल्स बिलो द मतलब एक्सपेक्टेशन, तो इसीलिए प्रोड्यूसर उस इन्वेंट्री की भरपाई करने के लिए प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा देगा, है ना? पूरा लिख रहा। चलो 15th सॉल्व करना है, रजिस्टर निकाल के अपना लगाना दिमाग जल्दी से। सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स ए नेगेटिव इंटरसेप्ट of 30 crore and 20% of the increased income is saved, ठीक है जी, give saving and consumption function। हाँ, इनकम होती है रौनक बाबू जो आप पूरे साल कमाते हैं, कैपिटल होती है जमा पूंजी जो किसी एक दिन मेजर हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है जमा पूंजी में और आय में। एक बच्चा पूछ रहा है जमा पूंजी और आय में क्या अंतर है ना? तो जमा पूंजी तो आज मेरे पास 500 करोड़ की है ना, लेकिन पिछले महीने की मेरी आय कितनी थी? 5,000 रुपये। तो आय अलग चीज़ है, इनकम अलग चीज़ होती है, और कैपिटल अलग चीज़ होती है ना? ठीक है रौनक बाबू। चलो अब बताओ रोहित भाई, सेविंग्स फंक्शन क्या लिखा? वेरी गुड। तो उमंग सेठी साहब ने भेज दिया है हमारे चीते। सेविंग फंक्शन क्या लिखेंगे बताओ? माइनस सी बार, है ना? अब सी बार माइनस सी बार कितना है? 30 करोड़, क्योंकि उसने दिया है ना कि नेगेटिव इंटरसेप्ट 30 बन रहा है, तो इसका मतलब
नीचे 30 है तो माइनस सी बार हो गया 30, मतलब -30। फिर क्या है फॉर्मूला, +1 माइनस बी इंटू वाई। अब 1 माइनस बी कितना है भाई, 1 माइनस बी क्या होता है, अच्छा ये बताओ चलो, व्हाट इज़ 1 माइनस बी, एम पी एस, वेरी गुड। 1 माइनस बी का मतलब होता है एम पी एस, और एम पी एस कितना दे रखा है आपको, 0.2। 20% ये जो लिखा है ना जी, देख लो आंखें फाड़ के, ये जो 20% दे लिखा है कि आप अपनी इनकम का 20% सेव करते हो, तो ये जो लैंग्वेज होती है ये किसकी होती है, एम पी एस की होती है। तो एक तरह से 20% क्या है, एम पी एस। तो 20% को आप क्या लिख दोगे, 0.2। तो ये आपका सेविंग फंक्शन बन गया, लिखना है लिख लो, -30 + 0.2 वाई। और दूसरा उसने पूछा कंजम्पशन फंक्शन, वो भी बताओ, कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, 30 + 0.8 वाई, वेरी गुड। क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, तो बी मतलब एम पी सी, तो वो ऑब्वियसली लॉजिकल है। अगर एम पी एस 0.2 है तो एम पी सी कितना हो गया, 0.8, तो सी बार प्लस बी वाई। तो क्लियर है ये वाला। चलो 16 एक न्यूमेरिकल है, ये आप सॉल्व करना, पढ़ मैं देता हूँ फिर आपको दूंगा 2 मिनट। In an economy is in equilibrium, find marginal propensity to consume। ठीक है, तो आपको MPC निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। चलो करो, चलो कर लेते हैं। देखो जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए ना, बिल्कुल अब ध्यान रखना एग्जाम के लिए, है ना, ये ADAS में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप इक्विलिब्रियम सबसे पहले ये लिख लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन याद होनी चाहिए, क्या होती है फॉर्मूला, y = c + i। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, y = c + i। फिर इसमें c को ओपन कर सकते हो, c को ओपन करोगे क्या बन जाएगा, c बार प्लस बी वाई, और i तो एज इट इज़ है। ठीक है, बस अब आप वैल्यू पुट कर दो। नेशनल इनकम आपको दे रखा है 2000, तो y की जगह कितना लिख लो, 2000। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 1400। बी आपको फाइंड करना है बेसिकली, है ना, बी है MPC, ये फाइंड करना है, बी इंटू वाई है 2000, वो डाल दो, और प्लस आई है 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। अब थोड़ा सा गणित सॉल्व कर लो। 200 ऐड हो गया, 1600 प्लस 2000 बी। 1600 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ये कितना बन गया, 400 = 2000 बी। तो बी कितना आ गया, 400/2000। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 0.2। बस, तो ये याद रखना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, y = c + i। तो जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा, कोशिश करना ये एक कंडीशन, ये एक फॉर्मूला याद रखो, बस वैल्यूज़ पुट करो, तो कोई ना कोई वैल्यू वो मिसिंग एक निकलवाता है। कई बार b दे देता है, कुछ और निकलवा लेगा, या कुछ और दे देगा, कुछ और निकलवा लेगा, तो फिर आप निकाल लोगे। ठीक है, समझ आ गया वाला फॉर्मूले का एप्लीकेशन। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 17th, ये भी न्यूमेरिकल है। देयर इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 100 करोड़ से इन एन इकनॉमी। MPC इज़ 1, MPC है 1, व्हाट कैन यू से अबाउट टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो कह रहा है इनकम में कितना इंक्रीज होगा, ये निकालना है। 0 क्यों,
क्या होता है फॉर्मूला बताओ। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100/1 माइनस एमपीसी। अच्छा, वो किस चीज़ का फॉर्मूला है? मल्टीप्लायर। हाँ तो बताओ क्या है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। एम पी सी 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो क्या आ रहा है? के नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब 0। अच्छा, लगाओ 2 थप्पड़ गाल पे। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या? इन्फिनिटी। अब सुनो ध्यान से, 0 लिख दिया तो एग्ज़ाम में नंबर 0 मिलेंगे। मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है कि अगर 100 रुपये इन्वेस्ट हुए इकनॉमी में तो वो किसी ना किसी की इनकम बनते हैं पहले, है ना। और वो आदमी अपनी इनकम का, आपने बोला MPC 1 है तो सारा खर्च कर देता है, यही मतलब हुआ। तो अगर वो 100 रुपये की इनकम पूरी की पूरी खर्च कर देगा तो इसका मतलब अगले राउंड में वो किसी और की इनकम बन जाएगी। तो अगले बंदे की इनकम कितनी बन गई? 100। अब वो भी पूरा खर्च कर देगा तो तीसरे बंदे की इनकम कितनी बन गई? वो भी पूरा 100 खर्च कर देगा तो चौथे बंदे की इनकम कितनी बन गई? 100। और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो ये चलते चलते प्रोसेस टोटल इनकम कितनी क्रिएट हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो आपको ये बताना है इसमें कि इसमें आपकी जो इनकम है वो कितनी क्रिएट हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो ये मतलब कैसे दिखा सकते हो, कैसे बता सकते हो? ये बहुत अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, उसने आपको MPC 1 दे रखा है तो MPC 1 का मतलब होता है कि अगर आप K निकालते हो तो K कितना आएगा? मतलब इन्फिनिटी आ गया, है ना। 1/0, सॉरी 1/0, है ना, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोसेस के थ्रू भी अगर समझो कि अगर मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो किसी की 100 रुपये इनकम बन रहे हैं और वो पूरा का पूरा खर्च कर देता है, तो इसका मतलब सेव कितना हुआ? 0। अब जब कोई आदमी 100 रुपये खर्च करेगा तो वो राउंड 2 में इनकम किसी और की बन जाएगी और वो भी 100 रुपये खर्च कर देगा, सेव कितना हुआ? 0। फिर तीसरे बंदे की भी इनकम कितनी हो जाएगी? 100, वो भी 100 खर्च कर देगा, सेव कितना हुआ? 0। अब ये प्रोसेस चलता रहता है। बताओ ये प्रोसेस कब रुकता है? क्या सिखाया था? याद है किसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये प्रोसेस कब रुकता है? सर हमें क्या पता, रुक जाएगा जब मन करेगा। हाँ, तो ये प्रोसेस रुकता है जी, याद कर लो बातें, जब डेल्टा आई डेल्टा एस के बराबर हो जाए। और वो कभी होएगा ही नहीं क्योंकि डेल्टा आई तो 100 है और डेल्टा एस क्या है? सेविंग तो है ही नहीं इकनॉमी में, 0 है। तो ये तो प्रोसेस ऐसा है भाई साहब, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोसेस बन गया कि आपकी इनकम इसमें कितनी रहेगी? इन्फिनिटी। तो ये प्रोसेस ऐसा हो गया कि इसमें आपकी इनकम क्या रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ से इंक्रीज़ हो रही है और MPC अगर 1 है तो फिर इनकम कितनी इंक्रीज़ होगी? तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मतलब थोड़ी सी कलाकारी करके दिखा दोगे तो एग्जामिनर अपनी कुर्सी से कूद के आपको 4 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन खाली आपने लिख दिया बस 1 इन्फिनिटी तो 4 नंबर शायद नहीं देगा। समझ गए? 4 नंबर के लिए प्रोसेस भी बता देना कि भाई देखो ये है प्रोसेस, तो इनकम जो है इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बस फिर ख़त्म, फिर 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसके लिए डायग्राम बनाना है आपको जल्दी से। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्सप्लेन द चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। चलो, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम याद है और वो ये पूछ रहा है कि अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा। चलो बनाओ जल्दी से डायग्राम, मैं भी बनाता हूँ, फिर देखते हैं किसका अच्छा बनेगा।
ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये रट के जाना घर से। 6 नंबर का मैं बता देता हूँ, इसमें आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डायग्राम पूछ रहा है और चेंज पूछ रहा है कि क्या होगा अगर सेविंग्स ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। तो बताओ कैसे करेंगे डिटरमाइन, क्या है कंडीशन, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ। तो लिखो I इज इक्वल टू S, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है ना। और फिर इसका डायग्राम याद है, इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेविंग कर्व कैसा बनेगा, नीचे क्या, नीचे से बनेगा। और इक्विलिब्रियम कहाँ है रोहित भाई, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बनाओ। और फिर एक पॉइंट आपको कौन सा दिखाना पड़ेगा, जब सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसे में बताओ प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा या कम, ज़्यादा करेगा तो दोस्त ए से और आगे भाग जाएगा वो तो, हाँ नहीं, सही बात है, ये समझदारी की बात कर रहे हैं। सेविंग ज़्यादा होने का मतलब होता है कि कंज्यूमर खर्चा कम कर रहे हैं, और अगर कंज्यूमर खर्चा कम कर रहा है तो इसका मतलब डिमांड भी कम है। तो अगर डिमांड कम है तो आप ऐसे में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे या कम, कम बनाओगे। तो अब देखो आप ए से किस डायरेक्शन की तरफ जाओगे, इधर। तो जब दिमाग ना लग पाए तो आप डायग्राम से मार लेना तुक्का, ठीक है। तो आपको हमेशा वाई की तरफ भागना है ना, इक्विलिब्रियम की तरफ भागना है। तो अगर आप ए पॉइंट पर खड़े हो तो आप लिखोगे कि हम अपने प्रोडक्शन को, मतलब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एग्ज़ाम में 6 नंबर कैसे मिलेंगे, मतलब ये तो डायग्राम हो गया, इंग्लिश हो गई जो नोट्स में लिखवाई है, और इसका एक शेड्यूल भी बनवाया था आपको, है ना, वो अच्छे से रट लेना, जिसमें आपको बाकायदा वाई, फिर सी, फिर आई, एस ऐसे करके बनवाए थे। तो उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे एस और आई इक्वल होते हैं, है ना, तो वो मार्क करने की ये इक्विलिब्रियम है, और फिर ये डायग्राम मतलब आपका हो जाएगा। तो क्लियर हो गए क्वेश्चन सारे, समझ आए अच्छे से, ठीक है। तो बस ये बना लो, बाकी कंप्लीट।